आवर चेंजिंग अर्थ, ये चैप्टर पिछले चैप्टर से ही कनेक्टेड है। लिथोस्फीयर के बारे में इसमें बात होगी पर्टिकुलरली। अब लिथोस्फीयर जो लैंड का फीचर था ना, अब उसकी हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी। ईजी है चैप्टर, बस आपको खुले दिमाग से सुनना है, ठीक है। लिथोस्फीयर जो हमने पढ़ा था, अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं दिवजोत, लिथोस्फीयर इज इक्वल टू डैश एंड डैश, क्या होगा इसका आंसर? लिथोस्फीयर इज इक्वल टू अर्थ पे मुझे कहाँ देखने को मिलती है? क्रस्ट के अंदर, कोर, मेंटल के अंदर या कोर के अंदर? क्रस्ट पे देखने को मिलती है। तो अगर मैं कहूँ इसको भी और डेफिनेशन को बाइफर्केट कर दूँ, लिथोस्फीयर इज इक्वल टू अ पार्ट ऑफ क्रस्ट विच इज कंपोज ऑफ डैश एंड डैश। कौन सी क्रस्ट? दो तरह की क्रस्ट होती है ना, तो कौन सी क्रस्ट होती है लिथोस्फीयर की डेफिनेशन में? वेरी गुड, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और प्लस ओशनिक क्रस्ट, दोनों तरह की क्रस्ट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ, लिथोस्फीयर को अगर मुझे किलोमीटर में डिनोट करना तो मैं क्या बोलूँगा? लिथोस्फीयर जर्नली कितनी मोटी होती है? कितनी मोटी? 40 किलोमीटर। ये कशिश 40 मार्क्स, सॉरी ये 40 किलोमीटर कैसे आए मेरे पास? ये कैसे बाइफरकेटेड है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितनी मोटी? कितने किलोमीटर मोटी कशिश? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35, और ओशनिक क्रस्ट कितनी? 5। ठीक है, हो गया 40 ये चीज़। तो लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये बड़ी सारी प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, विच इज नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। 7th क्लास की ज्योग्राफी है, इसलिए वो आपको बहुत बेसिक तरीके से सिर्फ लिथोस्फेरिक प्लेट्स का नाम छोड़कर वो आपको छोड़ रहे हैं। लेकिन माइंड यू, अर्थ पे लिथोस्फेरिक प्लेट्स दो कैटेगरीज में क्लासीफाई होती है, माइनर प्लेट्स और मेजर प्लेट्स। मेंस के लिहाज से या फिर हायर स्टैंडर्ड के जिस प्रकार से मतलब रियल क्वेश्चंस आते हैं, तो हायर ज्योग्राफी के अंदर आपको उन प्लेट्स का नाम याद होना चाहिए। इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, बर्मा प्लेट, जो कि हम देखेंगे, डोंट वरी, 7th क्लास के अंदर ही तमिलनाडु में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो राइटर आपसे यहाँ पर ये कह रहा है, यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट ये जो प्लेट्स हैं ये दे मूव अराउंड वेरी स्लोली। ये प्लेट्स मूव करती हैं। क्यों मूव करती हैं? हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी थी ना, कि ये जो क्रस्ट का पार्ट है ये किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है? दिवजोत या कशिश आप बताओ, ये किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है? क्रस्ट का जो पार्ट ओशंस के ऊपर फ्लोट कर रहा है ना? क्रस्ट हमारा ओशंस के ऊपर फ्लोट कर रहा है। अब ये ना बहुत स्लोली तरीके से मूव कर रहा है। मैंने बताया था ना, हम लोग मूव कर रहे हैं एक तरीके से। एक टाइम ऐसा आएगा आशिमा, दिवजोत, कशिश, जब हमारा कॉन्टिनेंट अमेरिका के पास होगा और अमेरिका जिस जगह पर आज के टाइम में इंडिया और एशिया वहाँ पर होगा। तो अगेन जब ये ऐसी कंडीशंस बदलेंगी तो जनरेशन्स में स्किन कलर और टेक्सचर और पूरी की पूरी फिजिकलिटी बदलती है। तो हम लोग फिर उनकी तरह पैदा हुआ करेंगे, वैसे गोरे चिट्टे, और वो फिर एशियंस एंड अफ्रीकन्स की तरह पैदा हुआ करेंगे, डेफिनेटली ड्यू टू द वेदर कंडीशंस एंड द लोकेशंस ऑफ द कॉन्टिनेंट। ऐसा होगा बिकॉज ऐसा था भी पहले एक्चुअली, जब सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे। आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना, पूरी कहानी, क्या मतलब रियल बात है, पेंजिया है ना, और सुपर ओशन की। तो ये वही कहानी है, डोंट वरी, हम कवर करेंगे इसको आने वाली क्लासेस के अंदर। तो जो प्लेट्स हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, वो बहुत स्लोली तरीके से मूव करते हैं। कितना? जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स ईयर, फील भी नहीं होता, मतलब एक साल में कुछ मिलीमीटर्स। ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। इसके पीछे कोई आपसे रीज़न पूछे ना, ये तो सबको पता है कि मूव कर रहे हैं हम लोग ओशंस के ऊपर। क्यों मूव कर रहे हैं? अर्थ के अंदर मैग्मा है, मोल्टन स्टेट के अंदर। मोल्टन मैग्मा की जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, ठीक है। और मोल्टन मैग्मा के अंदर ये मूवमेंट होती क्यों है? आशिमा क्या कहते हैं उसको हम लोग? क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं उसको? पूरा नाम बोलो उसका, भूल गए? राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स। राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स। कशिश याद आया? ऐसा अर्थ के बारे में मैंने कुछ स्ट्रक्चर पढ़ाया था
और फिर ये बोला था ये जैसे मोल्टन मैग्मा तो ऐसे 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 करके ये साइकिल इधर एक साइकिल इधर घूमती है और एक ऐसे वाली। तो जो अर्थ के ऊपर अंदर से निकल कर आता है वो मैग्मा निकल कर आता है और ये साइकिल मतलब ये ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये इस प्रकार से एरो जो होते हैं ये दोनों साइड घूम रहे होते हैं। समझ गए? तो ये जैसे अगर मैं बनाऊँ अगर एक ये अगर मान लो कि कहाँ बनाऊँ, यहाँ पर अर्थ का ये स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर जो ये राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स हैं, एक ऐसे और एक ही इस साइड। तो जब ये दिवजोत घूमते हैं ना, मतलब मैं आपको बता दूंगा ये कैसे वर्क करता है। ये जब घूमते हैं ना, मतलब ये ऐसे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जब ये घूम रहे होते हैं तो इसकी वजह से जो मैग्मा होता है ना वो अर्थ से आने की कोशिश करता है बार बार। इसलिए ओशन फ्लोर पर, सी फ्लोर पर हमें क्रैक्स देखने को मिलते हैं और उनमें से एक फेमस क्रैक आपको पता ही है, MOR, मिड ओशनिक रिज, ठीक है। और इन्हीं की वजह से बार बार जो मैग्मा बाहर निकलता है ओशन फ्लोर पे दिवजोत होता क्या है, लेयर बाय लेयर बनती रहती है। जैसे मैग्मा बाहर निकला वो सूखा और बन गया ठोस, फिर बाहर निकला सूखा बन गया ठोस, निकला बाहर सूखा, एक के ऊपर एक लेयर, एक के ऊपर एक लेयर, एक के ऊपर एक लेयर। और मान लो यहाँ पर ये पानी है, इधर ये पानी है, और इसी की वजह से दिवजोत बनते हैं हमारे आइलैंड्स। ऐसे ही बनते हैं आइलैंड्स। आइलैंड्स अपने आप नहीं आ गए हैं दिवजोत के, मतलब शिवजी ने कोई त्रिशूल छोड़ा है ना और आइलैंड्स हो गए समुद्र में से, ऐसा नहीं होता है ना। मैं सही बोल रहा हूँ ना? कैसा होता है? विष्णु जी ने चक्र चलाया अपने और आइलैंड्स निकल आए, ऐसा होता है आशमा, है ना। तो आइलैंड्स के पीछे ये साइंटिफिक फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है। दिवजोत समझ में आया? डिटेल में पढ़ाऊंगा लेकिन अभी के लिए बेसिक समझ में आ गया, ठीक है। मोल्टन मैग्मा जो अर्थ के अंदर होता है वो सर्कुलर मैनर में मूव करता है, और ये मैंने आपको बता दी पूरी कहानी। सर्कुलर मैनर वाली जो बात चल रही है ना, यही वाली बात चल रही है। वो राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स एक मूव करते हैं ऐसे और एक मूव करता है ऐसे, ठीक है। और जिसका नाम होता है ये राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। जो मूवमेंट होती है इन प्लेट्स की, मतलब अब हम वापस लिथोस्फेरिक प्लेट्स की डिस्कशन पर आ रहे हैं। जो मूवमेंट्स होती हैं इन प्लेट्स की, इसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे बड़े सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। अर्थ की जो मूवमेंट होती है डैट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच क्रिएट्स है। मतलब अर्थ की मूवमेंट्स वैसे बड़े सारी चीज़ों के बेसिस पर क्लासीफाई होती है। हम लोग पहली क्लासिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। अर्थ की मूवमेंट, अर्थ के ऊपर जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, देयर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम। मतलब जो फोर्स अर्थ पे एक्ट करती है उसकी वजह से अर्थ के बेसिस पर किस किस तरह की मूवमेंट्स आती है। जब कोई फोर्स अर्थ के इंटीरियर से एक्ट करती है, यानी अंदरूनी पृथ्वी से एक्ट करती है, कुछ ऐसी फोर्सेस, उनको हम लोग कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस जब अर्थ की सतह पर यानी कि उसकी सरफेस पर जब कोई फोर्स एक्ट करती है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सो मतलब एग्जिट मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, ठीक है। तो ऐसी कौन सी फोर्सेस है भाई, ये क्लियर नहीं हो रहा मुझे कि ये ऐसी कौन सी फोर्सेस है जो अर्थ के बाहर और अर्थ के अंदर एक्ट करती हैं। चलो पहले अंदर वाली फोर्सेस को देखते हैं। एंडोजेनिक जो फोर्सेस होती है, मतलब दोज फोर्सेस विच एक्ट्स इनसाइड द अर्थ, वो दो कैटेगरीज में फर्दर क्लासीफाई है। एक होती है सडन फोर्सेस, मतलब एकदम से क्विक आती हैं अर्थ के ऊपर, और एक होती हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस जो कि धीरे धीरे कर अर्थ के सरफेस पर चेंजेस लेकर आती है, लेकिन ये बन रही होती हैं अंदर से। जैसे सडन फोर्सेस कौन सी? अर्थक्वेक, दो प्लेट आपस में लिथोस्फेरिक प्लेट टकरा गई और भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, धरती हिल गई। वोल्केनो, मैग्मा अंदर कहाँ राइज हो रहा होता है? अर्थ के अंदर ही तो हो रहा होता है ना, पढ़ा था ना मैं प्रीवियस क्लास के अंदर, प्रीवियस चैप्टर के अंदर। वोल्केनिक इरप्शंस कहाँ से होती है? अर्थ के अंदर से ही तो होती है ना। कशिश कोई बटन लगा हुआ है अर्थ पे कहीं पर कि उसको दबा दो और वोल्केनो निकलने लग जाएगा? ऐसा तो नहीं होता। और लैंडस्लाइड्स, पहाड़ खिसकते हैं तो उसकी वजह से भी शिवरिंग होती है, मूवमेंट्स होती हैं।
देयर आर सम काइंड ऑफ शेकी मूवमेंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये होती हैं सडन फोर्सेस, लेकिन ये सारी चीज़ें अर्थ के अंदर से एक्ट हो रही होती हैं। वॉल्केनो जो प्लेट्स टकराती हैं अर्थ के अंदर, वॉल्केनो जो राइज हो रहा होता है अर्थ के अंदर, लैंडस्लाइड्स डेफिनेटली अगेन प्लेट्स टकराई हैं, अर्थक्वेक आएगा, लैंडस्लाइड्स आती हैं। दूसरा होता है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, जो कि मैंने आपको बताया अर्थ के अंदर कुछ हलचल चल रही है जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस पर कुछ स्ट्रक्चर बनकर आते हैं। माउंटेन्स का बिल्ड होना, ठीक है। एक प्लेट यहाँ से आई, एक प्लेट लिथोस्फीयर प्लेट यहाँ से आई, दोनों आपस में टकराई और कुछ इस प्रकार की शेप बन गई, माउंटेन्स बन गए। ये भी होता है कभी कभार, एक प्लेट आई, दूसरी प्लेट आई, आपस में टकराई और वैली बन गई। समझ रहे हो? मैंने तुम्हें पेपर के थ्रू, A4 शीट के पेपर के थ्रू ये चीज बताई थी मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले। हिमालय धीरे धीरे करके अभी भी उसकी जो हाइट है वो बढ़ते चली जा रही है। क्यों बढ़ते चली जा रही है? उसके नीचे जो प्लेट्स एक्ट कर रही है वो और ज़्यादा पास होते चली जा रही है। क्या एक टाइम के बाद हिमालय की हाइट और बढ़ती चली जाएगी या रुक भी जाएगी कभी? आशमा, रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? वो प्लेट जब हाईएस्ट पॉइंट पे अपने एक दूसरे के पास आ चुकी होंगी तब, राइट ना? ठीक है। अब कुछ फोर्सेस जो अर्थ के ऊपर से एक्ट करती है और अर्थ के ऊपर सरफेस को बनाती हैं, बिगाड़ती हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो अर्थ के ऊपर से एक्ट करती है, एक्सटर्नल सरफेस पे एक्ट करती हैं, एक्सटर्नल सरफेस पे एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये कुछ एजेंट्स होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस के लिए, इसको हम लोग कहते हैं इरोजनल या फिर डिपोजिशन। ध्यान से सुनना, इरोजनल मतलब बनाया बनाया स्ट्रक्चर को इरोड करने का काम करेंगे एजेंट्स। डिपोजिशन मतलब एजेंट्स वो सेम ही होंगे जो नीचे आपको देख रखे हैं, लेकिन एक जगह से माल उठाएंगे, प्लेस ए से उठाएंगे और बी पे डिपॉजिट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और बी पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। ये इरोजनल और डिपोजिशनल एजेंट्स या फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं? पानी, लाइक रिवर्स या कोई रिवर स्ट्रीम, हवा, सी वेव्स और ग्लेशियर। सबसे कॉमन एक मैं बात कर लेता हूं विंड की। मान लो एक कोई पहाड़ है, उधर हवा चल रही है, हवा बहुत सालों तक, एक साल, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल, 1 लाख साल, यहां से हवा जब पड़ेगी ना तो ये थोड़ा सा पहाड़ जो होगी ना, इसकी शेप ना कुछ सालों के बाद ना, ये हवा ना इरोड करती है, हवा ना इरोड करती है। बारिश वगैरह भी होगी, पानी भी पड़ेगा, ठीक है। इन दो फैक्टर्स को मिला लेते हैं, पानी और हवा। पहाड़ की शेप कुछ सालों बाद ऐसी हो जाएगी, इतने बड़े पहाड़ से वो ऐसा पहाड़ हो जाएगा। ये हवा और ये पानी जो इस पहाड़ को, ये जो शेप ऐसी हो गई, कैसे हो गई? डेफिनेटली इसके कंकड़ पत्थर, इसकी रेत, मिट्टी कहीं और रिवर ने और विंड ने ट्रांसपोर्ट कर दी है। तो इधर क्या करा, पहाड़ को ऐसा से ऐसा बनाने में क्या हुआ? पहाड़ का इरोजन हो गया, और जो मिट्टी पत्थर कंकड़ वगैरह ये रिवर और विंड उठा रहे थे, वो प्लेस ए से लेकर जाकर प्लेस बी पे डिपॉजिट कर देंगे, और जो कि प्लेस बी खाली ऐसी जमीन पड़ी हुई थी, क्या पता वहां पर कुछ ऐसी शेप आ जाए। तो ये क्या करा इन्होंने? ये इन्होंने करा डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब क्या है? डिपोजिशन वर्ड आता है डिपॉजिट से, एक जगह से उठाया सामान और दूसरी जगह पर जाकर डिपॉजिट कर दिया। ये वाला काम करते हैं अर्थ के एक्सटर्नल सरफेस पे 4 एजेंट्स मेनली, रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स। बताओ मुझे ज़रा, कोई दिक्कत है इन सब फैक्टर्स में? फिर से बताऊं, कोई भी फैक्टर समझाऊं? पक्का? तो अर्थ के इंटरनल से जो फोर्सेस काम करती हैं, डाटा कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस, जो कि 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई हैं। कुछ है सडन फोर्सेस, कुछ है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस जो कि धीरे धीरे करके एक्ट करती हैं, और डेफिनेटली ये चीज़ अगर सडन है तो ये चीज़ स्लो है एक तरीके से, है ना। माउंटेन्स का बिल्ड होना, हज़ारों साल, लाखों साल लग सकते हैं एक पहाड़ को बनने में। क्या आप कोई बता सकते हो माउंट एवरेस्ट की हाइट जैसे बढ़ रही है तो फील होती है क्या दिवजोत दिल्ली में बैठकर कि माउंट एवरेस्ट बढ़ रहा है या कोई भी पहाड़ बढ़ रहा है? ऐसा तो नहीं होता ना। डेजर्ट्स के अंदर जैसे क्या होता है,
वो एक एक्सटर्नल सरफेस है। सैंड ड्यून्स होते हैं जैसे, है ना, कुछ रेतीले पहाड़ ऐसे करके बनते हैं, है ना। तो विंड क्या करती है, वहाँ पर रेत को इधर से उठाती है और यहाँ पर जाकर प्लेस ए से लेकर जाकर प्लेस बी पर डिपॉजिट कर देती है। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस ये चीज़ है। जैसे आपने एक चीज़ सुनी होगी कभी कभार कि एक पहाड़ पर या किसी एक चट्टान पर अगर एक बूंद कॉन्टिन्यूसली टपकती रहती ना बड़े सालों तक, उसके अंदर भी वो क्रैक कर देती है। ये चीज़ होती है। मतलब छोटी से छोटी चीज़ को कभी भी बेकार मत समझो, उसके अंदर दम होती है। अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ें मिलती हैं हमें उस पर दम है। एक छोटी सी पानी की बूंद डेली कंसिस्टेंसी के साथ अगर एक गिरती है ना बहुत बड़ी चट्टान पर, उसके अंदर भी वो क्रैक, एक फिशर पैदा करके उसको दो पार्ट्स में टुकड़े कर देती है उसके। पानी को देख लो, पानी को देख लो, एक्सटर्नल सरफेस पे ऐड करता है कोई रिवर स्ट्रीम पहाड़ों से निकली है, और वही बारिश के दिनों में देवजोत, आशिमा, कशिश, आप मुझे एक बात बताओ, लैंडस्लाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बन जाती है। इसलिए रिकमेंडेशन नहीं होती है कि बारिश के दिनों में पहाड़ों से ट्रैवल नहीं करना चाहिए। वैसे हमें स्नोफॉल के टाइम पे भी नहीं करना चाहिए। पत्थर खिसकते हैं कभी कभार भयंकर तरीके से, गाड़ियों और उसको चट्टानों को पूरा खिसका के नहीं ले जाते हैं, बताओ ज़रा, ट्रकों को। या कभी कभार कोई पहाड़ों के रास्ते पे पेड़ टूटा बीच में गिर जाता है जिससे रास्ता ब्लॉक हो जाता है। होता है कि नहीं होता ऐसा? ये लैंडस्लाइड्स की वजह से होता है। ये सडन फोर्सेस हैं। वैसे तो लैंडस्लाइड्स अर्थ के इंटीरियर से ऐड करती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ रिवर की वजह से भी तो ऐसा हो सकता है कि चट्टान की चट्टानें खिसक जाएं, वो भी तो एक लैंडस्लाइड्स का ही फॉर्म है। समझ गए? ये सारे फैक्टर्स बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ पर? ठीक है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट देखो जो कि आपको राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स के बारे में बताएगा, जैसा कि ये डायग्राम पे आपको दिख ही रहा है। एक छोटी सी कलर पेपर बॉल लो, उसको आधा बीकर, जो आपका मतलब कोई बर्तन वगैरह जिसमें आप पानी उबाल सको, उसके अंदर डाल दो। ये पानी को हीट करो गैस पे रख के। जैसे जैसे वाटर वार्म होगा आप देखोगे कि पेपर पैलेट मूव होने लगता है। आप उसके साथ भी कर सकते हो, ये वाली चीज़ तो आप इमेजिन कर सकते हो ना, खोलते हुए पानी में आप सोयाबीन की जो वो आते हैं, चंक्स आते हैं, अगर आप उनको डाल दो, सोयाबीन की बड़ियाँ डाल दो, स्टेबल तो नहीं रहती ना, वो घूमती रहती ना, है ना। उसके बाद जब पानी ठंडा होगा वो स्टेबल हो जाएगी। मोल्टन मैग्मा जो अर्थ के अंदर होता है वो इसी प्रकार से एक्ट करता है। वो मोल्टन मैग्मा क्या कर रहा है, जैसे सोयाबीन का चंक गर्म पानी में घूम रहा है, गोल 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 इधर से उधर घूम रहा है, इसी प्रकार से मोल्टन मैग्मा के जो सेल्स होते हैं वो प्लेट्स को मूव करते हैं इधर से उधर। ठीक है। और हम ये नहीं कह सकते कि जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो मोल्टन मैग्मा अर्थ से ठंडा नहीं होता, वैसे वो तो ऐड करते ही रहेगा अर्थ के अंदर। ठीक है। किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, बिना डाउट के आगे मत बढ़ो। बताओ। ठीक है।